हाँ देखिए बेटा एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का क्या मीनिंग है? देखो बाकी जो चार्जेस हैं, ये कोई भी स्मॉल एलिमेंट लोगे आप इस पे, ठीक है ना। मान लो ये डी एरिया ले रहे हैं अपने, यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं इसकी सरफेस पर, तो इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। बाकी चार्जेस के कारण देखो आ रहा है ना, कोई भी चार्ज लोगे फोर्स तो लगा ही रहा है, सारे चार्जेस सबके कारण यहाँ पर फील्ड लिख सकते हैं। तो इस पूरे पर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया अगर हम करेंगे तो क्या आएगा आपका, क्योंकि आपको पता है नेट फील्ड इसके रहेगी तो परपेंडिकुलर ही, ठीक है ना। बट उस नेट फील्ड में इस खुद चार्ज का कंट्रीब्यूशन है, तो वो तो हमको हटाना पड़ेगा ना एक बार, क्योंकि हमें उस पर ही फोर्स लिखना है, तो उसके कारण फील्ड थोड़ी नहीं ले सकते। तो अगर ये स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए ले लिया, तो बाकी बचा हुआ सारा पार्ट इस पर जो फील्ड इंटेंसिटी अगर मान लो ई लगाएगा, तो इस पर फोर्स कितना आ जाएगा, डी क्यू इंटू फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिमेनिंग चार्ज। और उसको अगर इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ प्रेशर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप देख रहे हैं हम, देखो टू फाइंड आउट फोर्स ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट डी ए ड्यू टू द अदर चार्जेस। पहला टारगेट है हमारा, ए एंड बी आर द पॉइंट जस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। ये दिख रहे हैं आपको ए और बी पॉइंट, ये सिमेट्रिकल पॉइंट जस्ट इनसाइड और जस्ट उसके आउटसाइड मैंने ले ली, ठीक है। इमेज में आपको ये बी दूर दिख रहा होगा, बट जस्ट इसके बाहर है, और ए जस्ट इसके इनसाइड, सिमेट्रिकली प्लेस दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट ये है वेरी स्मॉल एरिया डी ए, जिस पर मुझे फोर्स निकालना है और डी ए से डिवाइड करके प्रेशर निकालना है बस। ये दो पॉइंट मैंने कंसीडर किए हैं जस्ट आउटसाइड एंड जस्ट इनसाइड इस कंडक्टिंग स्फीयर के, ठीक है। ए एंड बी आर सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू डी ए, ठीक है। लेट फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू डी ए। अब ये जो डी ए चार्ज के कारण है यहाँ पर, मैंने मान ली कहीं पे भी डी ए चार्ज के कारण अगर फील्ड लिख रहा हूँ तो मैं उसको E1 बोल रहा हूँ, और ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द स्फीयर फील्ड लिख रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूंगा, E2 बोलूंगा, ठीक है बेटा। अगर मैं कहीं पर भी डी ए चार्ज जो स्मॉल एलिमेंट चार्ज है, एलिमेंटल चार्ज है डी ए सरफेस एरिया पर, उसके कारण कहीं पर भी फील्ड लिखूंगा, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, E1 नाम दे रहा हूँ। और जो बाकी रिमेनिंग चार्जेस के कारण कहीं भी फील्ड लिखूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, E2 बोलूंगा, ठीक है। ध्यान से चलते चलेंगे, एक बार में समझ में आना चाहिए। टारगेट क्लियर है कि आपको स्मॉल एलिमेंट डी ए पर फोर्स लिखना है, ठीक है। उसको एरिया से डिवाइड करके हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना चाह रहे हैं। तो इस प्रोसेस में मैंने एक E1 E2 दो टर्म डिफाइन करी है, कि जो स्मॉल एलिमेंट डी ए के कारण कहीं भी फील्ड लिखूंगा उसको क्या बोलूंगा, E1 बोलूंगा। और जो बाकी पूरा रिमेनिंग स्फीयर है उसके कारण कहीं पर भी फील्ड लिखूंगा तो उसको E2 बोलूंगा, ठीक है। क्लियर है इतना? तो देखो आप इसमें नेट फील्ड एट ए ड्यू टू 1 and 2, नेट फील्ड ए एट ए पर लिख रहा हूं मैं, ड्यू टू 1 and 2 क्या होगी, 0। आ रही है बात समझ में? क्योंकि दो पार्ट कर लिया आपने पूरे स्फीयर के लिए, 1 and 2। तो ये ए पॉइंट जस्ट इनसाइड ऑफ द कंडक्टर है, तो आपको पता है कोई अंदर कैविटी में कंडक्टर के या कुछ चार्ज तो रखा नहीं है, पूरा सॉलिड कंडक्टर है, कुछ भी समझ नहीं, ठीक है। अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो सरफेस के अंदर कभी भी फील्ड नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा ए पर नेट फील्ड तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। किसके कारण मिलके, E1 और E2 दोनों मिलके, ठीक है ना। नेट फील्ड ए ड्यू टू 1 और 2 विल बी 0, एंड नेट फील्ड एट बी ड्यू टू 1 and 2 कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं इस चीज को? सिग्मा क्या है? सिग्मा इस डी ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पर डी एलिमेंट पर अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो आपको पता है कंडक्टर कैसा भी हो, जस्ट क्लोज टू द कंडक्टर फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहती है, ठीक है ना। कैसा भी कंडक्टर हो, जस्ट क्लोज टू द कंडक्टर फील्ड इंटेंसिटी क्या रहती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहती है, ठीक है। बात क्लियर है आपको? तो नेट फील्ड आपको पता है कि जस्ट इसके इनसाइड ए पॉइंट पर नेट फील्ड 0 है, जस्ट आउटसाइड बी पॉइंट पर नेट फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है ना। टारगेट अब भी ध्यान रखेंगे इस पर, मेरे को बाकी बचे हुए एलिमेंट के कारण डीए पर फील्ड लिखनी है। तो जो दो पॉइंट कंसीडर किए थे ए और बी,
जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड, उसकी फील्ड इंटेंसिटी लिखने में कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। उसकी फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर है बी पॉइंट पर, जस्ट आउटसाइड, और जीरो है जस्ट इनसाइड ए पॉइंट पर। चलिए तो अब इसको अब टुकड़े करके लिखते हैं कि ये भी दो से मिलकर बनी हुई है, अंदर वाली फील्ड भी दो से मिलकर बनी हुई है, दो वही है हमारे E1 E2। ठीक है। तो देखो E2 वेक्टर विल बी सेम एट ए एंड बी बिकॉज ए एंड बी आर वेरी क्लोज पॉइंट्स। समझ रहे हैं आप इस चीज को, कि बचे हुए एलिमेंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकलने में निकालेंगे तो ए और बी पर फील्ड इंटेंसिटी सेम है, क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड लिया है सरफेस के। ठीक है। तो इस कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप किसी पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं बिल्कुल क्लोज पॉइंट पर, समझ रहे हैं कि कैसा भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी भी तरह का चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो इस तरह का, मान लीजिए आप कहीं पर भी फील्ड लिख रहे हैं इससे, तो बिल्कुल जस्ट पॉइंट पर, जस्ट क्लोज पॉइंट पर तो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सेम मान सकते हैं। तो वैसा ही है आपके बी पॉइंट जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड है, तो मैं बोल सकता हूँ इसके कारण जो बचा हुआ पार्ट है सेकंड पार्ट, उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल सेम होगी, और मैं इसको E2 वेक्टर बोल रहा हूँ। ठीक है ना, विल बी सेम एट ए एंड बी बिकॉज ए एंड बी आर वेरी क्लोज। ठीक है। अब बात आता है इसका, E1 विल बी सेम एट ए एंड बी, क्यों, वन के कारण, जो वन पार्ट है आपका डी एलिमेंट, इसके कारण बी पर और ए पर मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिमेट्रिकली प्लेस्ड। ठीक है। बट एज ए पॉइंट चार्ज अगर इसको ट्रीट कर ले हम, तो हमको दिख रहा है कि डायरेक्शन दोनों पर अपोजिट होगी, क्योंकि एक इस एलिमेंट के इधर है, दूसरा उस एलिमेंट के उधर है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण तो इस पॉइंट पर, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के कारण तो जो फील्ड है ए और बी पर, डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो फील्ड है ए और बी पर, सेकंड पार्ट के कारण जो फील्ड है ए और बी पर, वो बिल्कुल सेम है, उसका नाम रखा है E2 वेक्टर। और जो इसके कारण फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है बिल्कुल। इस डीए के कारण, वन पार्ट के कारण मैग्नीट्यूड तो ए और बी पर सेम होगा, बट डायरेक्शन दोनों पर अपोजिट होगी। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन दोनों के कारण अपोजिट होगी। ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर एट बी आपका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। बी पर दोनों मिलके क्या आ रहे हैं, E1 प्लस E2 क्या आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। डायरेक्शन सेम है दोनों के कारण, क्योंकि देखो आप बचे हुए पार्ट के कारण E1 एंड E2 वेक्टर, क्या लिखा है मैंने, E1 विल बी सेम एट ए एंड बी बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, and magnitude of E2 will be same at A and B because A and B are very close। ठीक है। तो डायरेक्शन E1 and E2 वेक्टर विल बी सेम एट B, यहाँ से निकल के आएगा। देखो अब आपने B पर रखा तो मैग्नीट्यूड दोनों का मिलके कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और A पर जीरो है तो इसका मतलब E1 विल बी इक्वल टू ए। बस अब बात आ गई समझ में आपको। बी पॉइंट पर क्या थी, टोटल फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, किससे मिलके, E1 और E2 मिलके, अंदर क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब E1 और E2 के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, और इसके कारण अंदर जीरो है तो इसका मतलब E1 इक्वल टू E2, और बाहर कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E1 प्लस E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो वन और टू इक्वेशन से देख लो आप, E1 इक्वल टू E2 कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है। तो फोर्स ऑन डीए लिखने के लिए आपको जो चाहिए थी कि बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, अब इस पर बोलो या इस डीए पर बोलो या इस पर बी बोलो, सब सेम है। ठीक है ना, बिल्कुल, क्योंकि बी और ए जस्ट इनसाइड आउटसाइड है, तो आप बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपने ए और बी पर निकाल ली, तो बी पर जो निकाली वो ऑलमोस्ट इस पर भी वही, डीए पर। ठीक है। तो कितनी आ गई, वो बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ गई। ठीक है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, हेंस फोर्स ऑन डीए कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए इंटू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंटू डीए डी एलिमेंट का चार्ज हो गया, और जो आप जानना चाहते थे बाकी के कारण फील्ड, वो कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ गई। ठीक है ना, बाकी के कारण फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ गई।
तो पर यूनिट एरिया फोर्स कितना आ गया? पर यूनिट एरिया फोर्स आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात आ रही है समझ में? पर यूनिट एरिया, हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए सरफेस ऑफ ए कंडक्टर कितना है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, मैंने कुछ यूज किया क्या कि स्फीयर होना चाहिए? स्फीयर की कोई प्रॉपर्टी यूज करी क्या? नहीं करी ना मैंने स्फीयर की कोई प्रॉपर्टी यूज। बताइए, कुछ करी मैंने स्फीयर की प्रॉपर्टी यूज? हाँ, तो ये हमेशा ही बेटा कैसा भी कंडक्टर हो, बिल्कुल उसकी किसी सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी भी पॉइंट। ठीक है ना? इस पॉइंट पर प्रेशर देखना है आपको कंडक्टर के, बट सिग्मा ध्यान रखो, सिग्मा उसी पॉइंट की होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्फीयर है तो यूनिफॉर्म है। अगर स्फीयर नहीं होगा तो फिर ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी नहीं होगा। तो हर पॉइंट की सिग्मा अलग अलग होती है, आपको पता है कॉर्नर्स की ज़्यादा भी होती है। ठीक है, तो कॉर्नर्स पर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। जहाँ पर कॉर्नर्स होते हैं कंडक्टर्स के, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। जो आपका इस तरह का एक्सटेंडेड सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, वहाँ पे प्रेशर मिनिमम होगा। जो कॉर्नर है वहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। मैंने जस्ट इनसाइड जस्ट आउटसाइड यूज किया है। जस्ट इनसाइड जीरो है, जस्ट आउटसाइड टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। अब जस्ट इनसाइड जीरो होने का मतलब क्या है कि दोनों की बराबर होनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने सेम प्रूफ किए बेटा। ए और बी पर दोनों इंडिविजुअल के कारण E1 E2 है, तो अंदर वो जस्ट बराबर हो रहे हैं और बाहर सम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दे रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब बचा हुआ सारा चार्ज किसी भी स्मॉल डीए पर कितनी फील्ड प्रोड्यूस करता है कंडक्टर में? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिग्मा इंटू डी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? फोर्स आ गया उस पर, और फिर डीए से डिवाइड करके सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसी कंडक्टर पे प्रेशर है। ठीक है ना? कोई बोले आपसे ये कंडक्टर है और यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ और इस पॉइंट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, तो यहाँ क्या रखा हुआ है आपको क्या मतलब? ठीक है ना? इसने Q1 चार्ज रख दिया इस कंडक्टर में और कहीं पॉइंट की सरफेस डेंसिटी आपको बता दी, तो जैसे आपको फील्ड पता है ना कि इसके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ऐसे प्रेशर भी कितना होगा? सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। नहीं फर्क पड़ता अगर आपको पॉइंट की सरफेस डेंसिटी पता है तो। अब क्या Q1 को चेंज करने पर ये प्रेशर चेंज हो जाएगा क्या? आप क्या, मैं कह रहा हूँ Q1 से फर्क ही नहीं पड़ता, सिग्मा बताया तो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये सिग्मा चेंज हो जाएगी, सिग्मा इंड्यूस है ना। अरे राधिका गलत जा रहे हैं, बताइए। Q1 को चेंज करने से प्रेशर चेंज हो जाएगा क्या? सर वो क्यों होगा वही समझ नहीं आया इसलिए। अच्छा, ये सिग्मा बेटा सिग्मा 1 तब है जब Q1 रखा है। Q1 ने इस पे चार्ज इंड्यूस किया ना। अच्छा ये आइसोलेटेड नहीं है वो उसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है चार्ज तो हाँ, इसलिए ये और क्या, चेंज हो रहा बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये पूछते हैं ओके। Q1 रखा हुआ है तो Q1 का टर्म नहीं आएगा। अगर यहाँ सिग्मा 1 आपने दे दी सरफेस डेंसिटी, तो प्रेशर बिल्कुल सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बट अगर पूछे क्या Q1 चेंज करने पर ये प्रेशर चेंज हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है? बट एक्सप्रेशन में क्या Q1 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रेशर होगा इस पे, या फिर पास में फील्ड क्या होगी? सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। बात क्लियर है बेटा? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? बताइए।